हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विजय कुमार है और आपका हमारे चैनल द लर्निंग हब में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए क्लास 9 साइंस का चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है मोशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है, तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। और सबसे पहले हम देखते हैं मोशन के बारे में, अर्थात गति क्या होती है। तो जैसा कि यहाँ पर डेफिनेशन है कि जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो कहा जाता है कि वस्तु गति में है। यानी कि यदि कोई वस्तु है वह समय के साथ साथ अपनी स्थिति को बदले, यानी कि समय के साथ साथ अपने स्थान को बदल रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि वस्तु क्या है? गति में है। इसके कुछ उदाहरण भी हो सकते हैं, जैसे उड़ते हुए पंछियों की गति हम ले सकते हैं, कार की गति, ग्रहों की गति, दौड़ते हुए बालक की गति। ये सारे किसके उदाहरण है? गति के उदाहरण है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा मूल बिंदु, यानी कि ये मूल बिंदु क्या होता है? किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है जिसे हम मूल बिंदु कहते हैं। अर्थात हमें अगर किसी वस्तु की स्थिति को बताना है तो उसको बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है। निर्देश बिंदु अर्थात एक फिक्स पॉइंट की आवश्यकता होती है जिसे हम मूल बिंदु कहते हैं। इसको एक उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं। जैसे एक व्यक्ति है जो कहता है कि मेरे घर से स्टेशन 10 किलोमीटर पश्चिम में है, तो यहाँ पर मूल बिंदु रेलवे स्टेशन की स्थिति को बता रहा है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जैसे मान चलो एक व्यक्ति है जो ये कह रहा है कि मेरे घर से स्टेशन कितना है? 10 किलोमीटर पश्चिम में है। तो उसने स्टेशन की स्थिति को बताया, उसने स्टेशन की पोजीशन बताई है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में बताई? किसके सापेक्ष बताई है? अपने घर के सापेक्ष। तो उसने अपने घर को क्या माना है? मूल बिंदु माना है। इसी तरह से आप जब भी अब कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थिति की जब किसी भी वस्तु की स्थिति को बताता है तो किसी न किसी के रिस्पेक्ट में बताता है, किसी न किसी के सापेक्ष ही बताता है। इसके कुछ उदाहरण और भी हो सकते हैं, जैसे मान के चलेगा कि अ, आपने कहा कि चौराहे से मेरा स्कूल 2 किलोमीटर है। तो यहाँ पर जो चौराहा आपने लिया है, ये चौराहा क्या हो गया? मूल बिंदु हो गया, क्योंकि यहाँ पर आपने स्कूल की स्थिति किसके सापेक्ष बताई है? चौराहे के सापेक्ष। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक दूरी। तो दूरी क्या होती है? किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय किए गए मार्ग की लंबाई को उस वस्तु के द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। अर्थात कोई भी वस्तु है वो किसी भी समय अंतराल में जो मार्ग की लंबाई तय करती है, मतलब कोई वस्तु किसी मार्ग पर जा रही है तो किसी समय में ही जा रही होगी। ऐसा तो है नहीं कि वो मार्ग पर चल रहा है और समय रुका हुआ है, समय कभी नहीं रुकता है। तो किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय किए गए जो मार्ग, यानी कि जो रास्ते की जो लंबाई है, वो क्या कहलाती है? वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहलाती है। ठीक है, और दूरी को हम किस में मापते हैं? मीटर में। तो दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा विस्थापन। अब जानते हैं यहाँ पर विस्थापन क्या होता है। तो विस्थापन में देखा किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन का मात्रक भी मीटर होता है, दूरी का मात्रक भी मीटर होता है। और विस्थापन है क्या? कि कोई वस्तु प्रारंभ में कहाँ पर थी, यानी कि उसकी प्रारंभिक स्थिति, और कुछ दूरी चलने पर वो फाइनली कहाँ पर पहुंची है, अंतिम स्थिति, उसके बीच की जो कम से कम दूरी, जो न्यूनतम दूरी है, वो क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। अब अक्सर पूछ लिया जाता है कि दूरी और विस्थापन में अंतर क्या है। तो दूरी और विस्थापन में क्या अंतर हो सकता है? दूरी क्या है? एक पथ की लंबाई बताती है। दूरी क्या है? एक पथ की लंबाई बताती है, जबकि विस्थापन क्या बताता है? न्यूनतम दूरी बताता है प्रारंभिक स्थिति और न्यूनतम स्थिति के बीच में। अब यहाँ पर एक उदाहरण मानते हैं। मान के चलिएगा ये एक बिंदु है जो मैंने बना रखा है। इससे एक व्यक्ति पहले 10 किलोमीटर इधर जाता है, ये 10 किलोमीटर गया राइट को। फिर इसके बाद ये अपने लेफ्ट मुड़ता है और जाता है 6 किलोमीटर। ठीक है, 6 किलोमीटर। तो इस स्थिति में अगर ये कहा जाए कि वस्तु ने कितनी दूरी तय की, तो वस्तु ने कितनी दूरी तय की? पहले वो 10 किलोमीटर गया, फिर 6 किलोमीटर गया, तो कुल दूरी कितनी हो गई? 16 किलोमीटर। तो इस स्थिति में दूरी कितनी चली है? 16 किलोमीटर। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि विस्थापन कितना है, तो विस्थापन क्या मैंने बताया था? प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी। तो प्रारंभिक स्थिति ये है और अंतिम स्थिति ये है, तो इसके बीच की न्यूनतम दूरी क्या हो जाएगी? ये।
ये जो डायरेक्ट लाइन है, ये किसको बताती है? न्यूनतम दूरी को। ठीक है, ये न्यूनतम दूरी को बताता है। तो जो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी है, उसको क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। आगे नेक्स्ट हेडिंग है हमारी परिमाण। परिमाण समझते हैं क्या होता है। कोई भी भौतिक राशि का जो संख्यात्मक मान होता है वो परिमाण कहलाता है। उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर एक उदाहरण लिया है कि जैसे कोई बोलता है कि 10 मीटर लंबाई। तो 10 मीटर लंबाई में जो संख्या 10 है, ये क्या है? परिमाण है। 10 क्या है? परिमाण है। और मीटर क्या है? मीटर मापने की इकाई है। और लंबाई क्या है? भौतिक राशि है। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी सदिश राशि। तो सदिश राशि क्या होती है? सदिश राशि वह भौतिक राशि जिसके मापन में परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशि कहलाती है। यानी कि सदिश राशि वह भौतिक राशियां होती हैं जिसको मापने के लिए हमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता पड़े। परिमाण मतलब संख्या की, और दिशा का मतलब डायरेक्शन, यानी कि हमें दोनों की आवश्यकता पड़ जाए, तो वह सदिश राशि होती है। सदिश राशि के यहाँ पर कुछ उदाहरण दे रखे हैं, जैसे भार, वेग, त्वरण, बल तथा विस्थापन इत्यादि। अब यहाँ पर समझते हैं, एक उदाहरण ले लिया हमने बल। ठीक है। अब जैसे मान के चलिए किसी वस्तु पर बल लगाया जा रहा है, तो कहा जाता है कि एक वस्तु है जिस पर 10 न्यूटन का बल लगाया गया। लेकिन उस 10 न्यूटन बल के साथ में आपको ये भी बताया जाता है कि वो बल किस दिशा में लगाया जा रहा है। इसी कारण बल को कैसी राशि मानते हैं? सदिश राशि मानते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं अदिश राशि की। तो अदिश राशि क्या होती है? वह भौतिक राशि जिसके मापन में केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, अदिश राशि कहलाती है। उदाहरण के लिए लंबाई, ताप, द्रव्यमान, दूरी तथा चाल इत्यादि। यानी कि अदिश राशि वह राशियां होती है जिसके मापन में केवल परिमाण की आवश्यकता हो, दिशा की आवश्यकता ना हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लिया लंबाई। अब आपको किसी की लंबाई मापनी है, तो लंबाई किसे मापोगे? मीटर में, किलोमीटर में, सेंटीमीटर में। उसमें ये तो नहीं बताओगे कि 10 मीटर लंबाई पूरब दिशा में। ये नहीं हो सकता है। ठीक है। लंबाई तो इसीलिए कैसी राशि है? अदिश राशि, क्योंकि इसको हम संख्यात्मक रूप में बताते हैं, इसमें दिशा बताने की आवश्यकता नहीं होती है। मान के चलिए तापमान। तापमान में क्या है कि 10 डिग्री सेल्सियस। अब ये ना थोड़ी बताया जाता है कि 10 डिग्री सेल्सियस पूरब दिशा में या पश्चिम दिशा में। तो यहाँ पर जो ताप है, ये कैसी राशि हो जाएगी? अदिश, क्योंकि यहाँ पर हमें दिशा बताने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट हेडिंग हमारी सरल रेखीय गति। तो सरल रेखीय गति क्या होती है? जब कोई वस्तु किसी सरल रेखीय पथ पर गति करती है, तो ऐसी गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। यानी कि जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में, एक सीधे मार्ग पर, एक सीधे पथ पर गति कर रही है, तो उस प्रकार की गति को क्या कहते हैं? सरल रेखीय गति कहते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पर अभी मैंने बताया था दूरी और विस्थापन में अंतर। अब यहाँ पर थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होता है। तो दूरी क्या होती है? यह किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई होती है। यानी कि किसी भी मार्ग जिस पर आप चले, उसकी टोटल लंबाई कितनी है, वो क्या कहलाती है? दूरी। और विस्थापन क्या है? ये किसी वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। यानी कि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। अब यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मान के चलो, अक्सर लोग कहते हैं कि एरोप्लेन से जाओगे तो जल्दी पहुँचोगे, आप बस से जाओगे तो समय लगेगा। उसके दो कारण हैं। एक पहला कारण तो ये है कि एरोप्लेन की गति ज़्यादा होती है, बस की गति धीमी होती है। दूसरा कारण क्या होता है कि जो बस है वो अपने मार्ग से जाएगी, उसको ज़मीन पर जो मार्ग मिलेगा इस तरह से या जो भी है, वो उससे जाएगी। लेकिन जो एरोप्लेन होगा वो कैसे जाएगा? वो बिल्कुल सीधा जाता है, तो इसीलिए उसको क्या है, टाइम कम लगता है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूरी। दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि, क्योंकि दूरी को मापने में किसी भी तरह से हमें आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। तो यहाँ पर दूरी अदिश राशि है, क्योंकि इसको मापने में किसी भी तरह से हमें दिशा की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है। जैसे 10 किलोमीटर, कोई भी हमें बताते हैं कि ये, कोई पूछता है ये स्थान कितना दूर है, तो वहाँ पर बताते हैं कि ये इतने मीटर दूर है, ये इतने किलोमीटर दूर है। विस्थापन में क्या है? विस्थापन एक सदिश राशि है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी बतानी होती है। क्योंकि अगर कोई आपसे विस्थापन पूछता है, तो उसका मतलब ये हुआ कि आपको वहां पर ये भी बताना है कि कोई वस्तु कितनी दूरी है, कितनी दूर है और किस दिशा में है, तो वो सदिश राशि हो जाती है। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है?
दूरी सदैव धनात्मक होती है, यानी कि दूरी जो है वो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, जबकि विस्थापन आपका धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। धनात्मक मतलब प्लस, ऋणात्मक मतलब माइनस और शून्य का मतलब जीरो। ठीक है। और फोर्थ पॉइंट क्या है, जो दूरी होती है ये विस्थापन के बराबर हो सकती है या विस्थापन से बड़ी हो सकती है, लेकिन दूरी कभी विस्थापन से छोटी नहीं हो सकती। जबकि विस्थापन या तो दूरी से छोटा होता है या दूरी के बराबर होता है, यानी कि विस्थापन है वो बड़ा नहीं हो सकता है दूरी से। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये पथ की लंबाई पर निर्भर करता है, जबकि विस्थापन पथ की लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एक समान गति। तो एक समान गति क्या होती है, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। यानी कोई वस्तु अगर समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति एक समान गति। इसको उदाहरण के तौर पे समझते हैं। मान के चलिएगा एक व्यक्ति हर सेकंड में 2 मीटर की दूरी तय कर रहा है, यानी कि वो प्रत्येक सेकंड में कितनी कर रहा है, 2 मीटर। यानी कि पहले सेकंड में 2 मीटर, फिर अगले एक सेकंड में 2 मीटर, फिर अगले एक सेकंड में 2 मीटर, फिर अगले एक सेकंड में 2 मीटर। यानी कि प्रत्येक समय अंतराल, यहाँ पर समय अंतराल मैंने क्या माना है, एक एक सेकंड माना है, और हर सेकंड वो कितनी दूरी चल रहा है, समान दूरी चल रहा है। तो इस तरह की गति क्या कहलाएगी, एक समान गति कहलाएगी। असमान गति क्या है, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय करे। यानी कि समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रही है तो एक समान गति है, और अगर समान समय अंतराल में असमान या भिन्न भिन्न दूरियां तय कर रही है तो वो असमान गति। इसका उदाहरण मान मान के चलते हैं। जैसे एक व्यक्ति है जो पहले 5 सेकंड में 10 मीटर चला, फिर अगले 5 सेकंड में 15 मीटर चला, फिर अगले 5 सेकंड में सिर्फ 5 ही मीटर चला। तो यहाँ पर क्या है कि समय अंतराल हमने 5 5 सेकंड माना, और प्रत्येक समय अंतराल में व्यक्ति के द्वारा अलग अलग दूरी चलेगी। पहले 5 सेकंड में 10 मीटर, फिर अगले 5 सेकंड में 15 मीटर, फिर अगले 5 सेकंड में सिर्फ 5 मीटर। तो यहाँ पर क्या है, समय अंतराल तो बराबर है लेकिन दूरियां भिन्न भिन्न तय कर रहा है, तो इस तरह की गति क्या कहलाएगी, असमान गति कहलाएगी। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा क्या है, चाल, यानी कि स्पीड। चाल को क्या कहते हैं, स्पीड। आप सभी जानते हैं स्पीड क्या होती है। तो स्पीड की डेफिनेशन क्या होगी, चाल की परिभाषा क्या होगी, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी। यानी कि कोई भी वस्तु एकांक समय में कितनी दूरी तय करती है वो क्या कहलाती है, वस्तु की चाल कहलाती है। अब यहाँ पर अक्सर लोगों को ये नहीं पता होता है कि जो एकांक समय लिखा है, इस एकांक समय का मतलब क्या हुआ। एक आंक शब्द का मतलब हुआ एक, एक अंक। ठीक है, एक अंक का मतलब क्या हुआ, एक अंक। यानी कि जहां पर प्रत्येक अंक के लिए, जैसे मान चलो एक अंक का मतलब हुआ यहाँ पर 1 घंटा, 1 सेकेंड, 1 मिनट। ठीक है, ये क्या है, एकांक समय है। तो जब हम दूरी को इस तरह से निकालते हैं कि कोई भी वस्तु प्रति मिनट कितना दूर जा रही है, या प्रति सेकंड कितना दूर जा रही है, या प्रति घंटे कितना दूर जा रही है, तो इस तरह से गति क्या कहलाती है, हमारी चाल कहलाती है। ठीक है, यानी कि एकांक समय में तय की गई दूरी। इसीलिए इसका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। यानी कि यहाँ जो इसका चाल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड का मतलब प्रति सेकंड वस्तु कितना मीटर दूर जा रही है। यह सेंटीमीटर प्रति सेकंड का मतलब है कि प्रति सेकंड में कितना सेंटीमीटर दूरी तय कर रही है। किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब होता है कि प्रति घंटे, यानी कि प्रत्येक 1 घंटे में वस्तु कितने किलोमीटर दूर जा रही है। चाल को मापने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। यानी कि जो चाल होती है इसको मापने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, सिर्फ परिमाण की जरूरत होती है। इसमें हमें दिशा की जरूरत नहीं होती। इसीलिए ये कैसी राशि हो गई, अदिश राशि, क्योंकि इसमें हमें दिशा की आवश्यकता नहीं हो रही है। चाल सदैव क्या होती है, धनात्मक होती है। ठीक है, चाल कभी ऋणात्मक नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट, अब यहाँ पर क्या है, अधिकतर अवस्थाओं में वस्तुएं असमान गति करती हैं। मतलब हम अपने चारों ओर अगर बहुत सारे उदाहरण मान लें तो हम उसमें ये पाते हैं कि कोई शायद ही कोई वस्तु ऐसी होती है जो एक समान गति करती है। जैसे हम घर से स्कूल जा रहे हैं तो क्या हमारी गति एक समान रहती है, नहीं रहती। कभी हम थोड़ा तेज चल रहे होते हैं, कभी स्लो चल रहे होते हैं, कभी थोड़ा सा रुकते हैं। तो ये क्या है, असमान गति है। तो असमान गति में क्या होता है कि असमान गति में जो वस्तुओं की गति की जो दर है, यानी कि प्रति सेकंड कितना दूरी कवर कर रहा है, वो गति की दर हो गई। तो उसको हम औसत चाल के रूप में व्यक्त करते हैं। यानी कि कभी भी आपको औसत चाल निकालनी हो तो औसत चाल निकालने का सूत्र क्या होता है, औसत चाल निकालने का सूत्र होता है तय की गई कुल दूरी बटे कुल समय अवधि। यानी कि एक वस्तु
कितना दूर गई है कुल, और उसको वहां पहुंचने में टोटल कितना समय लगा। इसको क्या कहते हैं? औसत चाल कहते हैं। यदि हम मान लें कि एक वस्तु है जिसने टी समय में एस दूरी तय की, तो उसकी जो चाल क्या हो जाएगी? चाल को यहाँ पर बी से प्रदर्शित किया गया, तो चाल बी बराबर क्या हो जाएगा? एस बटे टी, क्योंकि सूत्र क्या होता है? तय की गई कुल दूरी, और दूरी क्या है? एस है। ठीक है, दूरी क्या है? एस है, और समय क्या है? टी है। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो बी चाल हो गई, और दूरी क्या हो गई? एस, और समय क्या हो गया? टी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारी बेग, यानी कि बेग क्या होता है? तो एक निश्चित दिशा में वस्तु की चाल को बेग कहते हैं। अब यहाँ पर अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि बेग और चाल में अंतर क्या है। बहुत हल्का सा अंतर है। चाल को बताने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन अगर चाल को बताने के लिए दिशा की आवश्यकता हुई है, इसका मतलब वो चाल क्या हो जाती है? अब बेग कहलाती है। यानी कि चाल को बेग कहते हैं, लेकिन किस कंडीशन में? जब चाल के साथ में दिशा को भी बताया जाए। इसीलिए इसकी परिभाषा में क्या लिखा है कि किसी निश्चित दिशा में वस्तु की चाल को बेग कहते हैं। एक निश्चित दिशा में वस्तु की कितनी चाल है, वो उसको क्या कहलाएगी? बेग कहलाएगी। तो इसका मात्रक भी वही होगा जो चाल का होता है, इसलिए इसका ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, वेग को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है। अब आपको पता है, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता हो, वो राशि कैसी होती है? सदिश राशि होती है। किसी वस्तु का वेग समान एवं असमान दोनों प्रकार का हो सकता है। अब आगे जानते हैं हम वेग के प्रकार के बारे में, यानी कि वेग कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हमारा क्या है? एक समान वेग। एक समान वेग क्या हो जाएगा? कि जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान रूप से विस्थापित होती है, तो वस्तु के इस प्रकार के वेग को एक समान वेग कहते हैं। यानी कि जब वस्तु समान समय अंतराल में समान रूप से विस्थापित होती है, तो एक समान वेग। असमान वेग क्या होता है? जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान रूप से विस्थापित होती है, तो वस्तु के इस प्रकार के वेग को असमान वेग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी औसत वेग, यानी कि औसत वेग क्या होता है, समझते हैं इसको। यदि वस्तु का वेग समान रूप से परिवर्तित हो रहा है, तब दिए गए प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के अंकगणितीय माध्य के द्वारा औसत वेग प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि कोई वस्तु है, उसका जो वेग है, यानी कि उसकी जो एक निश्चित दिशा में चाल है, वो समान रूप से क्या है? बदल रही है। यानी कि प्रति सेकंड चाल कितनी बदल रही है, या प्रति घंटे चाल कितनी बदल रही है। ठीक है, तो उस कंडीशन में औसत वेग हम कैसे निकालते हैं? प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे दो। औसत निकालने का तरीका भी यही होता है। ठीक है, यानी कि वस्तु ने जब चलना प्रारंभ किया, तो उसका प्रारंभिक वेग कितना था, और अंत में जाकर के उसका वेग कितना होगा, दोनों को प्लस कर दो और दो से भाग कर दो, तो क्या निकल आता है? औसत वेग। ठीक है, यहाँ पर औसत वेग को क्या लिखा गया? बी ए बी, मतलब बी एवरेज। बी एवरेज यानी कि औसत वेग बराबर क्या होता है? यू प्लस बी बटे दो, जहाँ यू क्या है? यू है प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग को यू से प्रदर्शित करते हैं, और अंतिम वेग को बी से। ठीक है, जहाँ बी एवरेज यानी कि बी ए बी क्या है? औसत वेग है, और यू क्या है? यू हमारा प्रारंभिक वेग है। ठीक है, यू क्या है? प्रारंभिक वेग है। बी वस्तु का अंतिम वेग है। चाल तथा वेग दोनों का ही मात्रक क्या होता है? समान होता है, अर्थात मीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम समझते हैं चाल और वेग में अंतर। जिस तरह से अभी हमने दूरी और विस्थापन में अंतर समझा था, उसी तरह से हम किसमें अंतर समझेंगे? अब चाल और वेग में। तो पहला पॉइंट क्या होता है? पहला पॉइंट क्या है कि चाल क्या बताता है? यह एकांक समय में चली गई दूरी, यानी कि एकांक समय में कितनी दूरी चलेगी, क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। जबकि वेग क्या है? एकांक समय में तय किया गया विस्थापन होता है। ठीक है, एकांक समय में तय किया गया विस्थापन। इसको हम दूसरी तरह से भी बोल सकते हैं कि किसी निश्चित दिशा में एकांक समय में चली गई दूरी। ठीक है, चाल क्या होती है? एकांक समय में चली गई दूरी। जबकि वेग क्या है? किसी निश्चित दिशा में एकांक समय में भी चली गई दूरी क्या कहलाती है? वेग कहलाती है। अब चाल कैसी राशि है? अदिश, क्योंकि इसको इसको व्यक्त करने के लिए हमें सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं होती। जबकि वेग को व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, इसीलिए कैसी राशि है? सदिश राशि है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, किसी गतिमान वस्तु की औसत चाल शून्य नहीं हो सकती। यानी कि कोई भी वस्तु चल रही है, तो उसकी अगर हम औसत चाल निकालेंगे, तो वो कभी भी शून्य नहीं हो सकती है। जबकि औसत वेग शून्य हो सकता है। औसत वेग शून्य हो सकता है। अगला पॉइंट, किसी वस्तु की चाल हमेशा धनात्मक होती है।
जबकि किसी वस्तु का वेग धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा त्वरण। ठीक है, अब जानते हैं त्वरण क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं एक्सीलरेशन। अब त्वरण शब्द तो ज़्यादातर लोगों ने नहीं सुना होगा, लेकिन एक्सीलरेशन जरूर सुना होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप सभी लोग बाइक जो चलाते हैं, या बाइक सभी ने देखी है, कार देखी है, ट्रक देखी है, सभी में आपने एक कॉमन चीज़ सुनी है कि लोग कहते हैं एक्सेलरेटर, कि एक्सेलरेटर उसने खींच दिया तो क्या होता है, स्पीड बढ़ जाती है। एक्सेलरेटर नहीं खींचता है तो स्पीड कम हो जाती है। तो एक्सेलरेटर एक्सेलरेशन से ही बना है, यानी कि स्पीड का घटना या बढ़ना। और स्पीड अगर निश्चित दिशा में तो क्या कहलाएगी, वेग कहलाएगी। यानी कि चाल अगर निश्चित दिशा में है तो क्या कहलाती है, वेग। यानी कि प्रति एकांक समय में, प्रति सेकंड या प्रति मिनट या फिर प्रति घंटे किसी वस्तु की चाल कितनी बदल रही है, किसी वस्तु का वेग कितना बदल रहा है, ये वेग परिवर्तन ही क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। ठीक है, तो त्वरण क्या है, वेग में परिवर्तन है। यानी कि जब आप गाड़ी का एक्सेलरेटर खींचते हैं तो क्या करते हैं, गाड़ी के वेग में परिवर्तन कर रहे होते हैं। जैसे मान के चलो गाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है और आपने एक्सेलरेटर खींच दिया, एक्सेलरेटर बढ़ा दिया, तो क्या होता है, स्पीड, ये जिसको हम वेलोसिटी कहें, यानी कि वेग, चाल कहें या वेग कहें, वो क्या है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारा त्वरण होता है। ठीक है, यानी कि जब भी वेग परिवर्तित होता है तो वेग परिवर्तन ही क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। ठीक है, तो इसकी सिंपल सी परिभाषा होती है, वेग परिवर्तन की दर त्वरण को क्या कहते हैं, त्वरण। त्वरण को किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण को निकालने का सूत्र क्या होता है, त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे लिया गया समय। ठीक है, यानी कि वेग में कितना परिवर्तन हुआ और वेग को परिवर्तित होने में कितना समय लगा। ठीक है, ये क्या बताता है, त्वरण बताता है। यदि एक वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग क्या है, u है, वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या है, u है, और t समय में हमने क्या कर दिया, एक्सेलरेटर खींच दिया, तो ये एक्सेलेरेटर खींच दिया या एक्सेलेरेटर को कम कर दे तो क्या होगा, वेग बदल जाएगा, या तो बढ़ेगा या घटेगा। तो मान लिया कि टी समय में बदलकर कितना हो गया, यू से बी हो गया। प्रारंभिक वेग यू था, टी समय के बाद कितना हो गया, बदलकर बी हो गया। तो त्वरण क्या हो जाएगा, वेग में परिवर्तन। तो वेग में परिवर्तन कितना हुआ, यानी कि वेग में परिवर्तन कैसे निकालेंगे, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो प्रारंभ में हमारा u था, अंत में b हो गया। तो b में से क्या करें, u में माइनस कर दें, तो हमें पता चल जाएगा कि वेग में परिवर्तन कितना हुआ। और टाइम से भाग कर दें तो हमें क्या पता चल जाएगा, यहाँ पर त्वरण पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे उदाहरण यहाँ पर हम एक मानते हैं कि एक वस्तु है जो 10 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है। 2 सेकंड के बाद उसका वेग 10 से बढ़ करके कितना हो गया, 20 किलोमीटर प्रति घंटे हो गया। तो वेग में परिवर्तन कितना हुआ, 10 से बढ़ करके 20 हो गया। तो आपको अगर वेग में परिवर्तन निकालना है तो 20 में से 10 माइनस कर दो, यानी कि कितना हुआ, 10। और कितना टाइम लगा 10 से 20 होने में, सिर्फ 2 सेकंड का। तो वेग में परिवर्तन कितना हो गया, 10 हो गया। और बटे में यानी कि अपॉन में क्या लिख दोगे, 2, यानी कि 10/2। तो इस कंडीशन में जो त्वरण होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा 5 किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर। ठीक है, यहीं पर हम टॉपिक को ख़त्म करते हैं और जल्द ही आपके लिए इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के आएंगे। और हाँ, आज अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।